Hello everyone, welcome back to my channel SST by Suruchi. We are studying History Chapter 2 Nationalism in India. 3 classes of the chapter are already released. We were studying part 3 in the last class. So today I am going to continue part 3 again with 3.2 How participants saw the movement. In today's class, we are going to discuss these many topics. So the bullet points are how participants saw the movement, role, participation, and disinterest of rich peasant communities, disinterest of poor peasantry in civil disobedience movement, participation of business class in civil disobedience movement, disinterest of industrial working classes, participation of women in civil disobedience movement. The limit of civil disobedience, Gandhi's effort to uplift Dalits' condition in country, Pune Pact 1932, lukewarm response of the Muslim political organizations to civil disobedience movement, distrust among Hindus and Muslims. So students, I'm going to continue this chapter again with this 3.2 topic. Hope you all are ready with your NCERT book, pencil or a highlighter. Let's continue. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा था उसका मैंने आपको एंडिंग बताई थी कि किस तरह से गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिच किया गया, और ये डिच बहुत ही डेंजर साबित हुआ क्योंकि इवन कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और मेन लीडर्स दोबारा से एक बार धोखा खाते हैं और जवाहरलाल नेहरू, गफ्फार खान दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया था, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। फिर से वही बात आएगी कि जो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मोटिव क्या है। ठीक है, मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या देश की आजादी, देश की तरक्की उनके लिए है मोटिव, या उनके अपने निजी स्वार्थ हैं गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। इसीलिए जैसे मैंने बुलेट पॉइंट्स में सेपरेट करके टॉपिक लिखे हैं ना, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी आपको सेपरेट करके ही रख रखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन फॉर्म होता है इस 3.2 के पोर्शन में, ये डिफरेंशिएट बिटवीन करके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि कैसे रिच पीजेंट्स का मोटिव अलग था और पुअर पीजेंट्री का मोटिव अलग था पार्टिसिपेट करने का, किसने पार्टिसिपेट किया और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया मूवमेंट में उसका रीजन क्या था। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बेसिक चीज जो इसमें आपको समझनी है कि रिच और पुअर का डिफरेंस हमेशा से रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रिच को सपोर्ट तो किया ही किया, रिच के डर से कि कहीं उनका सपोर्ट हमसे छिन ना जाए, इसलिए पुअर को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जिस समय पुअर को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, यही इस कंटेंट में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? Very important question. Why did they join the movement? What was the purpose actually? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? Did Swaraj mean to them the same way as it mean to Mahatma Gandhi or the Satyagrahis? You will find the answer as I will explain you. In this first paragraph, we are going to study about the rich peasant communities. Okay, what were the expectation of the rich peasant from these movements run by Mahatma Gandhi? ठीक है, in the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. रिच पीजेंट्स में ये दो खास करके अच्छे से एक्टिव रहते थे गांधी जी के मूवमेंट्स में, पट्टीदार गुजरात के और जाट उत्तर प्रदेश के। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे, ऑब्वियस सी बात है कि ये रिच भी होंगे क्योंकि इनका प्रोडक्शन ग्रैंड लेवल पे होता था। और कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से दे वर हार्डली हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ा जब ट्रेड डिप्रेशन हुआ था, प्राइजेस फॉल हो गए थे एग्रीकल्चर के। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में इस कंटेंट को पढ़ा था। ठीक है,
As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनकी भी सेम ही थी, क्या कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को वो देने में सक्षम नहीं थे। अब क्यों? क्योंकि इनके पास कैश रह ही नहीं गया था, बिल्कुल भी फॉलिंग प्राइसेस की वजह से इनके पास कैश नहीं था, पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को वो कैसे दे पाएंगे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। अब जब पीजेंट, ये जो रिच पीजेंट्स थे, ये रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा, तो इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा कि अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि गवर्नमेंट भी हमारी बात नहीं मान रही और हमारे पास पैसा भी नहीं है रेवेन्यू देने के लिए, अब क्या करें। ठीक, तो करता क्या ना करता, गांधी जी की शरण में आना था। मगर अब यहाँ समझ लो, गांधी जी की शरण में अगर आ भी रहे हैं, उनके मूवमेंट में सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उनका अपना एक मोटिव है, वो गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना यहाँ पे मोटिव सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस रिच पीजेंट्स became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott program. बड़े ही एंथुजियास्टिक तरीके से इन्होंने गांधी जी के सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, सबको प्रिपेयर कर लिया कि आप सब भी, अपनी कम्युनिटी के लगभग सभी को प्रिपेयर कर लिया कि आप सभी भी बाइकॉट प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करिए। फॉर देम, देखो अब मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है कि रिच पीजेंट्स के लिए इस सीडीएम में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, इसको अपनी बुक में हाईलाइट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। सुन के हंसी आ जाएगी किसी को भी कि स्वराज कितना ऊंचा विचार है, कि है ना, और उसके उसका यहाँ पे मीनिंग क्या निकाल रहे हैं ये रिच पीजेंट्स, कि उनके लिए स्वराज का बस एक ही मतलब है कि हाई रेवेन्यू से हमें छुटकारा मिल जाए। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। पहले तो बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया, मगर जब ये मूवमेंट सफल नहीं हुआ, कॉल ऑफ हो गया 1931 में, बिना उनकी एस्पिरेशन पूरी हुए, भाई वो रेवेन्यू रेट को कम करना चाहते थे, ये उनकी एस्पिरेशन पूरी तो हुई नहीं और मूवमेंट अलग से बंद हो गया, तो इन्हें बड़ा नाराजगी हो गई। क्या? सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड 1932 में, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब रीलॉन्च किया इस मूवमेंट को, तब इन रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले जो जिस स्वार्थ से ये आए थे मूवमेंट में कि हमारा रेवेन्यू के रेट रिवाइज हो जाएंगे, वो स्वार्थ पूरा हुआ नहीं, तो इनको लगा कि नहीं नहीं, गांधी जी के ऊपर विश्वास करने वाला तो है नहीं। क्यों? कि इनका मोटिव क्या था? सिर्फ एक ही मोटिव था, हाई रेवेन्यू से हमको छुटकारा मिल जाए, यानी कि इनको स्वराज जैसे विस्तृत शब्द से कोई लेना देना नहीं था। एक तरह से बड़े दुख की बात है कि इंडिया के ही हो करके अपने ही मतलब के लिए केवल सपोर्ट करना, अपनी सिचुएशन के ही थोड़े से मारे हुए लोग थे। देखते हैं पुअर पीजेंट्स का क्या हालचाल है। ये तो ये पैराग्राफ तो था रिच पीजेंट के बारे में आपको बता रहा है। अब ये सेकंड पैराग्राफ जो है, द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। केवल एक चीज नहीं थी उनके दिमाग में, पुअर पीजेंट का तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई रेवेन्यू उनका कम हो जाए, कम कर दिया जाए, उनका जो भी लगान लिया जा रहा है। मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, जो लैंडलॉर्ड से जमीनों को रेंट पर लेते थे, तो उस पर भी वो कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे, रेंट में या और कल्टीवेशन फैसिलिटीज के साथ। ठीक है, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rents. यहाँ सिर्फ रेवेन्यू देने की बात नहीं थी, रेंट देने में भी परेशानी आ रही थी, क्योंकि स्मॉल टेनेंट्स जो थे उनकी भी कैश इनकम, जब रिच की हालत खराब हो गई थी, ऊपर पैराग्राफ में आपने पढ़ा, तो पुअर का तो कैश इनकम क्या ही बचा होगा, आप इमेजिन कर सकते हो, उनको रेंट पे करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। ठीक है, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि जो हमारे रेंट अभी पेंडिंग है, हमको देने हैं, मजबूरी है हमारी, उनको कोई रिमिट करा दे, है ना, मतलब
माफ करा दे कि भाई चलो तुम्हें इस बार नहीं देना है, रेंट मत दो। दे ज्वाइंड अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट। सो इन पुअर पीजेंट्स ने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। इनको हमेशा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीड करते थे कि भाई हमारा सपोर्ट करो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि उस टाइम कांग्रेस का भी यही प्रॉब्लम था कि वो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के सपोर्ट को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर पुअर पीजेंट्स के नो रेंट कैंपेन को कांग्रेस सपोर्ट कर देती तो ऑब्वियस सी बात है ना, रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड कांग्रेस से पल्ला झाड़ लेते कि हम आपको सपोर्ट क्यों करें, आप तो उनके नो रेंट कैंपेन में जा रहे हो। ठीक है, तो कांग्रेस अपने रिच पीजेंट्स सपोर्टर्स को खोना नहीं चाहती थी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। दोनों के बीच में रिश्ता, पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में रिश्ता कभी भी बहुत अच्छा नहीं बन पाया, ट्रस्ट वर्दी रिलेशन नहीं डेवलप हुआ। तो ये जो अभी हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा ना, एक पैराग्राफ था रिच पीजेंट्स के लिए और दूसरा पैराग्राफ था पुअर पीजेंट्स के लिए। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसमें से एक पैराग्राफ है बिजनेस क्लास यानी रिच बिजनेस क्लास का, और जो दूसरा पैराग्राफ हम लोग आगे पढ़ेंगे वो उसी बिजनेस क्लास के वर्किंग क्लास का है। भाई ये बिजनेस डेवलप करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्किंग क्लास का। ठीक है, तो ये पैराग्राफ रिच और दूसरा पैराग्राफ पुअर के लिए। What about the business classes? How did they relate to the civil disobedience movement? उनका कैसे इससे कनेक्शन था, उनका क्या आइडिया था कि सीडीएम में पार्टिसिपेट अगर करें तो क्यों करें, उनका क्या स्वार्थ था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब इनकी कहानी थोड़ी अलग है, देखिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम पावरफुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि वॉर एमिनिटीज जो भी बनाई गई थी वो इंडिया की फैक्ट्रीज में ही बनी थी, और फैक्ट्रीज बहुत अच्छे से डेवलप हो गई, बहुत पैसा कमाया फैक्ट्री और मालिकों, इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स ने। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अब उनका मन था कि उन अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, है ना, इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस बढ़ाया जाए। दे वर they now reacted against colonial policies that restricted business activities। ठीक है, ब्रिटिश के होते हुए तो इंडिया इंडिपेंडेंट होकर के बाहर बिजनेस कर नहीं सकता था, रिस्ट्रिक्शन था। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, ये अब रिएक्ट करने लगे थे कि भाई आपकी कैसी पॉलिसीज है, हम पे इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखा है, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को आप एक्सपेंड क्यों नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। देखो इस लाइन को तो बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या चाहते थे, दो बातें चाहते थे, क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, प्रोटेक्शन दो हमें, हम जो भी फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और रुपी स्टर्लिंग, ये दोनों ये करेंसीज हैं। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेशियो सही होना चाहिए ताकि हमारे लिए दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। ठीक है, ताकि इंपोर्ट जो है डिस्करेज हो सके। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। देखो यहाँ पे दो आप देखोगे दो कॉमर्शियल ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से फिक्की तो अभी भी है और बहुत फेमस है, आप जानते ही हो। ठीक है, तो एक बना ग्रुप 1920 में, एक बना 1927 में। 1920 में जो बना बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, एक मीटिंग रखी गई। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये 1927 में बनाई गई। ठीक है, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट। अब उस समय के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे, ये भी वैसे शॉर्ट का क्वेश्चन हो सकता है, इसको अंडरलाइन करें। लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। जब पहले लॉन्च किया था गांधी जी ने, तब उसमें इन लोगों ने सपोर्ट किया था कि यानी कि
इंडियन इकोनॉमी मजबूत हो और ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर निकले, इसलिए उन्होंने इसको सपोर्ट किया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी कांग्रेस पार्टी को, और उन्होंने खरीदने और बेचने से मना कर दिया जितने भी इम्पोर्टेंट गुड्स हैं। ठीक है, यही बात यहाँ वो बोले थे, टू डिस्करेज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को डिस्करेज किया जाए ताकि कंट्री की चीज कंट्री में ही प्रोड्यूस हो, कंट्री में सेल हो और बाहर भी सेल हो सके। ठीक है, मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints। ठीक है, अब ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन थी मूवमेंट सक्सेस होगा और हमें ये फायदा होगा। ज्यादातर बिजनेसमैन स्वराज को किस नजर से देखते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस पर से खत्म हो जाएंगी और हमारा जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आराम से फ्लरिश होगा। ये था इनके लिए स्वराज का मतलब। ठीक है, इन सबको हाईलाइट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। But after the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic। ठीक है, जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल फ्लॉप होती है, फेल्योर हो जाता है उसका, वैसे ही ये जो बिजनेस ग्रुप्स थे, इन्होंने अपना इंथ्यूजियाज्म जो था वो कम कर दिया गांधी जी के मूवमेंट में सपोर्ट करने का। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business। इनको अपने अपने businesses की चिंता हो गई कि अगर ऐसे ही militant activities चलती रही तो हमारे businesses जो है वो खराब हो जाएंगे। As well as the growing influence of the socialism among the younger members of the Congress। उनको लगता था कि जब तक ये younger members of Congress ऐसे ही सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो बिल्कुल हमारा बिजनेस भी खराब हो जाएगा, इसलिए इनके इस पॉलिटिकल एजेंडा में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ना ही इनसे सपोर्ट मांगना चाहिए, ना इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपना सपोर्ट जो था गांधी जी के मूवमेंट से और कांग्रेस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा विड्रॉ किया। The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the Nagpur region। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात समझ लो बिल्कुल कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो था उसने सीडीएम में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किया। बस एक ही था नागपुर रीजन में जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी सबने नहीं किया। वही पीजेंट्स वाली बात कि कांग्रेस कभी भी रिच को नाराज करके पुअर का सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। ठीक है, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टे अलोन। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े आपके साथ कांग्रेस में जुड़े हुए हैं तो वर्कर्स अपने आप आपसे दूर रहे, क्योंकि आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट के सुनने जा रहे हो ना, हमारी कौन सी बात आप सुनोगे, ऐसा वर्किंग क्लास का मानना था। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सीडीएम। कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सीडीएम में, सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। गांधी जी के कुछ आइडियाज को अडॉप्ट कर लिया था। वो आइडियाज बहुत कॉमन, आपको पता ही है, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। बाइकआउट करना शुरू कर दिया क्योंकि उस अपना मूवमेंट बनाया कि लो वेजेस के खिलाफ मूवमेंट करेंगे और पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट वो मूवमेंट करेंगे। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी, डॉक वर्कर्स यानी कि जो शिप एरियाज में काम करते थे उन्होंने 32 में स्ट्राइक करी। इन 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines were wore Gandhian cap and participated in protest rally and boycotted campaigns। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिप जो एरिया दिया छोटा नागपुर प्लेट्यू का टिन माइंस, यहाँ के हजारों वर्कर्स ने गांधीयन कैप्स, गांधी टोपी पहन करके प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ठीक है, बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। मगर कांग्रेस ने कभी भी खुलकर वर्कर्स की डिमांड को अपने प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल का हिस्सा नहीं बनाया। ये एक बहुत ही डिमोरलाइजिंग और हर्टिंग बात थी इस वर्किंग क्लास के लिए। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस।
हमेशा कांग्रेस इस बात पे डरती रही कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे नाराज हो जाएंगे और हमसे अलग हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये पैराग्राफ था वर्किंग क्लास ने कैसे सपोर्ट किया और कैसे उनकी बातों को कभी भी स्ट्रगल के हिस्से में नहीं रखा गया, मतलब उनके उनको स्ट्रगल में कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी गई। ठीक है। अच्छा आप देख सकते हो इस पेज पे ये ब्लू कलर का बॉक्स है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं, आप बच्चों इसे पढ़िएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस चैप्टर में एक इंडिया का मैप भी दूंगी, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ इसी चैप्टर से मैप आता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो मैप भी दूंगी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप पढ़िएगा, ये ईयर इंपॉर्टेंट है और जगहों के नाम। ठीक है, तो इसे पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। Another important feature of CDM was the large scale participation of women. अब यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है कि क्या वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था? हाँ, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था वुमेन का। क्या वुमेन का भी कोई स्वार्थ था? जैसे रिच पीजेंट्स का था, पुअर पीजेंट का था, बिजनेस क्लास का था, वर्किंग क्लास का था। वुमेन का भी कोई स्वार्थ था? नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं था। एक यही वो ग्रुप था जिसने निस्वार्थ गांधी जी के मूवमेंट्स में सपोर्ट किया था, जो उनसे हो सकता था वो सब कुछ उन्होंने किया। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, thousands of women came out of their home to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt, and picketed foreign clothes and liquor shops. महिलाओं ने जो कुछ भी उस समय किया जा रहा था बाइकॉट के लिए या सॉल्ट मार्च में गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, वो सब कुछ किया, चाहे फॉरेन क्लोथ को, लिकर शॉप्स को पिकेट करना हो, बाइकॉट करना हो, चाहे मार्च में शामिल होना हो, वो सब कुछ किया। Many went to jail even. In urban areas, these women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasant household. ठीक है, इन हाई कास्ट या रिच पीजेंट्स फैमिली को ही बिलोंग करने वाली लेडीज ये सपोर्ट में थी। Moved by Gandhiji's call, they begin to see service to the nation as a sacred duty of women. ठीक है, गांधी जी के बुलावे पर उन्होंने नेशन को सर्व करना अपने सबसे जरूरी ड्यूटी समझा। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया। वुमेन ने चाहे जितना सैक्रिफाइस किया हो, चाहे जितना सपोर्ट किया हो, वुमेन की पोजीशन में विजुअली कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। ठीक है, गांधी जी का ऐसा मानना था कि वुमेन का तो कर्तव्य ही है, मतलब स्त्री का कर्तव्य है घर की और गृहस्थी की और बच्चों की या परिवार की देखभाल करना, अच्छी माँ बनना और अच्छी पत्नी बनना। ठीक है, बट आज के टाइम में मैं बिल्कुल भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि यही एक क्राइटेरिया नहीं है एक वुमेन का। देर आर मेनी मोर डायमेंशंस टू बी सक्सेसफुल वुमेन एंड अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ठीक है, गांधी जी का ये आइडिया था, लेट्स रिस्पेक्ट इट ऑल्सो। Okay, continue. And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. ठीक है, ये और एक चेहरा था कांग्रेस का कि चाहे जितना ही women ने इनकी पार्टी के लिए किया हो, इनके मूवमेंट्स के लिए किया हो, मगर कभी भी उन्होंने women को कोई भी पोजीशन होल्ड, अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करने नहीं दिया। ठीक है, इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। बस लेडीज का प्रेजेंस जो था एक सिंबॉलिक था कि हाँ महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो होप आपको ये पांचों टॉपिक समझ में आए हो, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, वर्किंग क्लास और वुमेन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 5 टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 3.3, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। यानी कि क्या प्रॉब्लम थी सिविल डिसओबीडियंस के सक्सेसफुल ना होने की वजह क्या थी? क्या कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पूरा पूरा ग्रुप सपोर्ट नहीं करता था? हाँ, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, जैसे सोसाइटी के अनटचेबल्स, जैसे कि कंट्री के मुस्लिम्स, वो होल हार्टेडली गांधी जी के मूवमेंट में सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि गांधी जी ने दलित्स यानी अनटचेबल्स की सिचुएशन को कंट्री में इंप्रूव करने के लिए क्या किया।
Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. ठीक है, जिस अनटचेबल ग्रुप को 1930s के बाद से दलित या ऑप्रेस्ड कहा जाता था, वो गांधी जी के इस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थे. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स. बड़े लंबे समय तक वो दलित्स और लो कास्ट लोगों को इग्नोर ही करते चले आ रहे थे, फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज. क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को लगता था कि जो सनातनीज हैं, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं, वो कहीं ऑफेंडेड ना हो जाए, नाराज ना हो जाए कि आप लोअर कास्ट के लोगों को कांग्रेस का हिस्सा क्यों बना रहे हैं. ठीक है, हालांकि ये बहुत ही अजीब सी बात है, वियर्ड, बट उस समय इस चीज ने बहुत इम्पैक्ट डाल रखा था पॉलिटिकल ग्रुप पर. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को भी समझा और उन्होंने कहा स्वराज और 100 साल तक नहीं आ सकता अगर हमने अपने कंट्री से अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया. ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. गांधी जी ने सबसे पहले उनका नाम ही थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल रखने का प्रयास किया और प्रयास सफल रहा था, क्योंकि उनका दलित या ऑप्रेस्ड कोई नहीं बुलाया गया, इन्हें हरिजन बुलाना है, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स. अब यहाँ पे है कि गांधी जी ने क्या क्या एफर्ट्स किए थे इनकी सोशल रिस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए. ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह to give them entry in the temples, access to public wells, tanks, roads and schools. यानी कि जिन जगहों पर उनके जाने पर पाबंदी थी, उन सब जगहों पर उनको आने जाने की सिक्योरिटी देना, श्योरिटी देना कि आप जा सकते हो. He himself cleaned toilets to dignify the work of the Bangi, the sweepers. ठीक है, एक स्वीपर के काम को भी डिग्निफाई करने का काम गांधी जी ने किया. अपने आश्रम के सारे टॉयलेट्स को वो खुद क्लीन करते थे, भले ही उस सारे टॉयलेट्स को किसी ने भी यूज किया हो. ठीक है, टू ग्लोरीफाई एंड डिग्निफाई द वर्क ऑफ द स्वीपर्स and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. लोगों से अपील करते थे अपर कास्ट के लोगों से कि अपना मन बदलो, अपना दिल दिमाग बदलो और ये अनटचेबिलिटी के सिन से बाहर आओ, इसे छोड़ दो. But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community. बहुत से ऐसे दलित लीडर थे जो कहते थे कि इस दलित कम्युनिटी का सॉल्यूशन जो हो सकता है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही हो सकता है. क्या? They began organizing themselves, demanding reserved seats in the educational institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. उनका मानना था कि पॉलिटिकल पावर से ही दलित की सिचुएशन ठीक की जा सकती है, तो उन्होंने रिजर्व सीट्स की डिमांड करी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग करी, ताकि दलित मेंबर्स अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चूज हो सके, सेलेक्ट हो सके. ठीक है, आपको इससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट याद होगा कि इलेक्शन बाइकॉट के टाइम मद्रास ही एक ऐसा एरिया था जहां पे किसी ने भी इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं किया था, क्योंकि वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी. पार्टी का नाम याद होगा आपको, जस्टिस पार्टी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जाति का जो भेदभाव था, ये एक बहुत बड़ा इशू था इंडिया में उस टाइम. ठीक है, तो इनकी क्या डिमांड थी? रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और सेपरेट इलेक्ट्रेट मिलना चाहिए. Political empowerment, they believed, would resolve the problem of their social disability. उनका मानना था, जो भी लीडर्स थे दलित कम्युनिटी के, कि अगर पॉलिटिकल पावर मिल जाता है तो हमारी सोशल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड. क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी में सारे के सारे ही तो अपर कास्ट लोग होते थे, इसलिए लोअर कास्ट या दलित पार्टिसिपेशन उसमें लिमिटेड ही था. पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. अब स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है ये हम लोग
इसको डेडिकेशन मान लो पूना पैक्ट, यानी गांधी जी और मिस्टर अंबेडकर के बीच में जो एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था। रीजन क्या था, गांधी जी ने उसको कैसे मनाया और क्या सॉल्यूशन निकला, इस पैराग्राफ में हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the Second Roundtable Conference by demanding separate electorates for Dalits. जब महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने गांधी जी से ये कहा था कि आप हमारी भी एक डिमांड रखिए इस कॉन्फ्रेंस में, सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर दलित की। तो गांधी जी ने इस डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने रखने से मना कर दिया, ठीक है। और इस बात पे गांधी जी और मिस्टर बी आर अम्बेडकर के बीच क्लैश हो गया था, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, जब वो अम्बेडकर की डिमांड जानते हैं तो उसको कंसीडर कर लेते हैं, गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ, जिस बात से गांधी जी अपने आप में एक अनशन पे बैठ जाते हैं, जिसको बोला जाता है आमरण अनशन, अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ। क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि ये सेपरेट चीजें ना डिमांड करी जाए, क्योंकि सेपरेसी जो होती है वो आपकी यूनिटी को ब्रेक करती है। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into the society. सोसाइटी को आप एक नहीं कर पाओगे, कभी जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। सोसाइटी की एकता को तोड़ने का काम करेगी अगर आप सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड कर लोगे। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन एंड रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1932, ठीक है। मिस्टर अंबेडकर थोड़ा सा नरम पड़ जाते हैं और गांधी जी के साथ नेगोशिएट करते हैं कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड अपनी विड्रॉ करते हैं, और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 में, जिसका नाम है पूना पैक्ट, नाम रखा गया है इसका, ठीक है। अब इस पैक्ट में क्या डिक्लेरेशंस थी, ये आपका आंसर है पूरा, व्हाट वाज पूना पैक्ट, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। It gave the depressed classes later to be known as the scheduled caste, बाद में इसी depressed class को माना गया scheduled caste, जो कि आज तक आप जानते हैं। Depressed classes reserve seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate, ठीक है। इनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ये जनरल इलेक्ट्रेट के जरिए वोट किए जाएंगे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, मगर अभी भी जो दलित मूवमेंट था कांग्रेस लेड मूवमेंट के अंडर ही चलता था, ठीक है। यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती है। अब देखते हैं एक ग्रुप के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा कि दलित वो ग्रुप था जो गांधी जी के सीडीएम में ओपन पार्टिसिपेशन नहीं करता था, ओपन क्या हिडन भी नहीं करता था, और दूसरा ग्रुप है मुस्लिम्स का, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of non-cooperation खिलाफत movement, फिर जाओ जरा, पढ़ा था हम लोगों ने बिगिनिंग में, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था ना, अली ब्रदर्स ने गांधी जी का सपोर्ट लेकर खिलाफत मूवमेंट इंडिया में किया था। तो जब ये डिक्लाइन हो गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम्स कांग्रेस से अलग महसूस करने लगे। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist groups like Hindu Mahasabha। और क्यों ज्यादातर मुस्लिम्स उनसे अलग फील करने लग गए, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल खुले तौर पर हिंदू रिलीजन से इंस्पायर दिखी, ज्यादातर नेशनलिस्ट ग्रुप उनसे ही इंस्पायर दिखे, और हिंदू महासभा जैसे ग्रुप इनमें उभर के सामने आते थे। तो ये चीज उनको समझ में आने लग गई कि ये तो हिंदू हिंदू का बोलबाला चल रहा है, और हम मुस्लिम्स इससे अलग ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। As relations between Hindu and Muslims worsen, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes, riots in various cities, ठीक है। और ये उस टाइम में भी चल रहा था, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हैं, रॉइट्स हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो थी वो दोनों के बीच डिस्ट्रस्ट को डेवलप करती रही। एवरी रॉइट deepened
द डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज, हर होने वाले रॉयट ने दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम्स का अपना एक ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप था ही था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important difference were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. अब यहाँ पे नेगोशिएशन करने की तो बात हुई, मगर एक जगह आके बात नेगोशिएशन के फिर अटक गई। क्या? रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा आने वाले फ्यूचर असेंबलीज में, जो इलेक्ट होंगी उनमें रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, हिंदूज करेंगे या मुस्लिम्स करेंगे, अगर हिंदू होगा तो लीडर कौन होगा, मुस्लिम होगा तो लीडर कौन होगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces like Bengal and Punjab. इन्होंने भी अपनी एक शर्त रख दी, क्या कि हम अपनी डिमांड, सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड छोड़ देंगे अगर, जैसे पूना पैक्ट में एक महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में डील हो गई ना, तो यहाँ पे भी एक डील करने का इन्होंने प्रयास किया और उन्होंने कंडीशन क्या रखी, इफ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट, मतलब मुस्लिम्स को भी रिजर्व सीट मिले सेंट्रल असेंबली और रिप्रेजेंटेशन मिले इनकी अपनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, जहां जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी मुस्लिम्स की उसके प्रोपोर्शन में इनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, और सबसे ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थी बंगाल और पंजाब। Negotiations over the question of representation continued, but all hopes of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared. मतलब नेगोशिएशन चल तो रही थी मगर 1928 में ये नेगोशिएशन की सारी उम्मीदें खत्म हो गई जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, व्हेन एमआर जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज। इन्होंने जब क्लियरली बिल्कुल ये बोल दिया एमआर जयकर ने कि, एमआर जयकर ऑफ हिंदू महासभा, ये हिंदू महासभा के लीडर थे, तो उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, यहाँ से तो एक तरह से कह लो कि क्लियरली बिल्कुल झंडा ऊंचा हो गया कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। तो फिर यहीं से एक तरह से कह दो तो ना, धर्म के आधार पर एक सेपरेसी की नींव पड़ गई कि अब हमें बिल्कुल देश ही अलग बना लेना है आगे चल करके, और यहीं से कह सकते हैं कि एक अलग कंट्री यानी पाकिस्तान जैसा कंसेप्ट यहाँ से पड़ गया कि अब तो हमें देश ही अलग बना देना है मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ आज नहीं है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो आजादी के बाद तो हमें कोई भी राइट नहीं मिलेगा और हमारी कोई भी सुनेगा ही नहीं। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, ये हमें यही बताने जा रहा है। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. ये तो मैंने आपको बताया ना, दोनों कम्युनिटीज के बीच में कितना डिस्ट्रस्ट था, और डिस्ट्रस्ट का अब तो पॉलिटिकल रीजन भी हो गया। Alienated from Congress, large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle. बहुत से ऐसे मुस्लिम्स थे जो मिस्टर जिन्ना के इन्फ्लुएंस में या दूसरे पूरे मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस में, या उनके भी अपने कई रीजंस थे जिसकी वजह से वो दोबारा से गांधी जी के इस जो मूवमेंट था इसको रिस्पॉन्ड उन्होंने नहीं किया और उस तरह से यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं किया। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। ऐसा लोगों को, बहुत से मुस्लिम लीडर्स को और जो उनके थोड़े से इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्हें लगता था कि मुस्लिम क्योंकि इंडिया में माइनॉरिटी हैं, इसलिए इनको अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं इनका कल्चर और इनकी आइडेंटिटी माइनॉरिटी होने के नाते हिंदू मेजॉरिटी अपने आप में सबमर्ज कर लेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्या डर था
They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. इन्हें पूरा डाउट था कि हिंदू मेजोरिटी कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के पूरे कल्चर और आइडेंटिटी को अपने में सबमर्ज कर ले, यानी कि कन्वर्जन करा ले और मुस्लिम पूरा रिलीजन ही खत्म कर दे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना ये थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक सोर्स डी दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। थर्ड पार्ट कंप्लीट करने में हम लोगों को 2 क्लासेस लगी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ और लास्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस कंटेंट को रिवाइज करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिसे भी जरूरत हो आप उसके साथ शेयर करिए ताकि वो डिटेल स्टडी कर सके मेरे यानी सुरुचि के साथ। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।